वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम समझेंगे कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है या ओवेनिस्ट की त्रासदी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो 1968 में गैरेट हार्डिन ने प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में अपना यह दृष्टिकोण दिया था। और वो मूलतः वैसे तो एक जीव वैज्ञानिक थे, परंतु उनका जो दृष्टिकोण था वो पर्यावरणविदों एवं अर्थशास्त्र दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपना एक शोध पत्र प्रकाशित किया था एक मुक्त चारागाह के उपयोग के परिणाम स्वरूप उसके अतिविदोहन से जो संबंधित था। तो उसमें वो बताते हैं कि एक चारागाह रहता है जिसमें कुछ चरवाहे अपने पशुओं को चराने आते हैं, और प्रत्येक जो बुद्धिमान चरवाहा है वो हमेशा अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। तो वो कहते हैं कि जो चरवाहे होते हैं वो अपने निजी लाभ से प्रेरित होकर वह क्या करते हैं, लगातार पशुओं की संख्या में वृद्धि करते जाते हैं। और पशुओं की संख्या में वृद्धि होने से दो घटक उत्पन्न होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक घटक क्या है कि अतिरिक्त पशु आने से उनकी बिक्री से प्राप्त होने वाली आय। दूसरा ऋणात्मक घटक ये है कि जैसे जैसे पशुओं की जब संख्या बढ़ेगी तो भूमि का अतिउपयोग होगा। तो वो बताते हैं कि जो प्रत्येक चरवाहा होता है वो अतिरिक्त पशु की बिक्री से तो उसको धनराशि प्राप्त होती है जो कि उसकी तो व्यक्तिगत होती है, लेकिन चारागाह के अतिविदोहन के कारण उसका क्या होता है, जो नकारात्मक प्रभाव है वो सामूहिक रूप से सभी चरवाहों को उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जो धनात्मक प्रभाव है ऋणात्मक प्रभाव से कहीं ज़्यादा अधिक है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रत्येक चरवाहा है वो अपने पशुओं की संख्या को लगातार बढ़ाने के लिए प्रेरित होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सभी चरवाहों के पशुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। तो वो ये बताते हैं कि इस तरह से क्या होगा कि धीरे धीरे जब एक कॉमन प्रॉपर्टी या संसाधन का सभी चरवाहे इसी उद्देश्य से प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने निजी लाभ को ही अधिकतम करने का प्रयास करता है, और वो ऐसे समाज में रह रहा है जहाँ सभी उपभोक्ता स्वतंत्र है, सभी के लिए स्वतंत्र उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन प्रॉपर्टी यूज करने के लिए। तो अंततः उसका वो नष्ट हो जाएगा। वो इसी तरह से एक एग्जाम्पल बताते हैं कि अमेरिका में एक बिसन पशु था जो शुरुआत में बहुत प्रचुर संख्या में पाया जाता था, तो उसका शिकार करना सरल था, लेकिन जब उसकी मांग बढ़ी तो उसका शिकार बहुत तेजी से होने लगा, जो कि उसके प्रतिस्थापन दर से कहीं अधिक था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे पशु पूर्णतः विलुप्त हो गए। ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि शुरुआत में लागत कम और समय कम लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब पशुओं की संख्या घटने लगी तो लागत जो है अधिक लगने लगा और लाभ कम होने लगा। इसका एक ये भी कारण था कि ये जो इस पर किसी का स्वामित्व नहीं था, और धीरे धीरे क्या होने लगा, लागतों में वृद्धि और लाभ में गिरावट होने लगी। तो वो यही बताने का प्रयास करते हैं कि अगर हमें किसी भी कॉमन प्रॉपर्टी को बचाना है तो उसके लिए, या प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी है तो हमें उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना होगा कि ये किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएगा या राज्य सरकार के या निजी हाथों में। तभी हम उसकी रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो हमेशा निजी लाभ से प्रेरित होकर ही कार्य करता है, और प्रत्येक व्यक्ति, सभी व्यक्ति ये इसी प्रकार की सोच रखते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो संसाधन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। और इसी क्षेत्र में एलिनार ऑस्ट्रम ने भी कार्य किया था, जिन्हें 2009 में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था, और उन्होंने भी यही बताया कि अगर हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी राइट डिफाइन करना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।